हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आपको हुंड नियम, अभाव नियम बताया गया है। आज आपको पाउली अपवर्जन नियम बताया जाएगा। अपवर्जन पहले क्या है, पहले इसको ध्यान देंगे। अपवर्जन का मतलब आ से आओ, बा से प्रवेश, बा से वर्जित है। आओ प्रवेश वर्जित। अपवर्जन आओ प्रवेश वर्जित है। किसके लिए? तीसरे के लिए। अर्थात किसी भी ऑर्बिटल में तीसरे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश वर्जित होता है। इसी पर पाउली ने एक अपवर्जन नियम बनाया, ठीक है ना। आओ प्रवेश वर्जित है। आ से आओ, प से प्रवेश, वर से वर्जित, यानी आइए प्रवेश वर्जित है। किसके लिए? तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। आप लोग देखो, लिखा होता है ना गेट पर कि प्रवेश वर्जित है। प्रवेश किसके लिए होता है? अपने लिए नहीं, तीसरे के लिए। तीसरे का प्रवेश अंदर क्या होता है? वर्जित होता है। वही चीज यहाँ भी होता है। पाउली एक्सक्लूजन रूल क्या होता है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? पाउली अपवर्जन क्या होता है? अपवर्जन का मतलब समझाया कि आओ प से प्रवेश, वर से वर्जित है। आओ प्रवेश वर्जित है। किसके लिए? तीसरे के लिए। अर्थात किसी भी ऑर्बिटल में तीसरे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश वर्जित है। इसी पर आधारित पाउली ने एक अपवर्जन नियम लिखा। उन्हें क्वांटम संख्या को जोड़कर बताया, ठीक है ना। उन्होंने बताया किसी एक ही परमाणु के, देखो क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। उन्होंने बताया किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। समान नहीं होती यदि n l m का मान समान है तो यश का मान अवश्य भिन्न होगा। अवश्य क्या होगा? भिन्न होगा। आप देखिए, यही पाउली अपवर्जन का नियम है। जैसे देखो, यहां पर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल तौर पे देखिए। जैसे आप देखिए 1s2 के लिए चलते हैं। 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन है। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के 1s2 के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, अब सवाल देखिए, यहां पर n का मान 1 हो गया। अगर n का मान 1 है भाई, यश में जा रहा तो यश के लिए l बराबर क्या होता है? 0 होता है। जब l बराबर 0 होगा, m बराबर 0 होगा। इसमें यश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से भैया? यश आपसे बताया गया पहला इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा हूं, यश बराबर क्या हो जाएगा? +1/2 या -1/2 भी ले सकते हो। अब इसी तरीके से देखो 1s2 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर क्या होगा? 1 होगा। यश में जा रहा है, l बराबर 0 होगा। l बराबर 0 हो, m बराबर 0 होगा। यश बराबर पहला इलेक्ट्रॉन तो दूसरे का दिशा उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? यश बराबर क्या होगा? -1/2 होगा। बात में है, क्लियर हुआ। अब इसी रूप में एक एग्जाम्पल और देखें। मान लो 3p2 में आ जाए, 3p2 के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 3p2 के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, n बराबर 3 हो गया। p कोष में जा रहा है, l बराबर 1 हो गया। l बराबर 1 के लिए m के 3 मान होंगे। कौन कौन से मान होते मालूम है आपको? माइनस से लेके प्लस से तक या प्लस से लेके माइनस तक।
+1 0 और -1, यही तो होता है। L बराबर के लिए m का मान L के लिए -L से +L तक गया, +L से 0 -L तक होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। पहला इलेक्ट्रॉन यही है, फिर दूसरा ये। m बराबर क्या आया? +1। s बराबर देखो क्या गया? +1/2। बात में है। इसी तरीके से आप देखोगे 3p2 के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखते हो n बराबर में p में जा रहा है, n बराबर 3। यदि आपको बताया गया है यदि s में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, s के लिए l बराबर 0 होता है, p के लिए l बराबर 1 होता है, d के लिए l बराबर 2 होता है, f के लिए l बराबर 3 होता है। बताया क्या? कहाँ जा रहा है? p में जा रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए आप देखोगे L बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m बराबर आप देखोगे कहाँ गया है? दूसरा इलेक्ट्रॉन 0 ही हो गया। और s बराबर चूंकि डायरेक्शन एक ही है, +½ हो गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ n समान हुआ, L समान हुआ, s समान हुआ, प्लस क्या हो? प्लस तथा m भिन्न हो गया। मैंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। यदि n L m का मान समान है तो s का मान अवश्य भिन्न होगा। अर्थात इन चारों में कोई न कोई अवश्य भिन्न होगा। यही आपका क्या होता है? पाउली अपवर्जन नियम अर्थात पाउली एक्सक्लूजन रूल होता है। ठीक, नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। हो गए? देखिए बिटा दी। अब इसके आधार पर बिटा रहा, इसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकाला गया ये भी सुनिए। इसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकाला गया, ठीक है। देखो क्या है? पाउली अपवर्जन के निष्कर्ष देखेंगे। क्या है? पाउली अपवर्जन के निष्कर्ष, ठीक है ना? आया? यानी कि इसका क्या है? पाउली अपवर्जन के निष्कर्ष है, ठीक है ना? पहला निष्कर्ष क्या निकाला? देखो, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कोष में क्या है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका क्या होता है? 2n² होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बोर्ड में बताया गया। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला? सेकंड निष्कर्ष क्या निकाला? देखो, इन्होंने बताया यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसी तरीके पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाता है, 6 होता है। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाता है, 10 होता है। इसे एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाता है तो कितना होता है? 14। बात समझ आया? अगला फिर इन्होंने बताया तीसरा निष्कर्ष, किसी भी कक्षक में, किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विपरीत
चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आ गया? आ गया एकदम कन्फर्म। आप एक काम करें, नोट कर लें। नोट कर लेंगे। हो गया? देखो, अब इसी पर एक क्वेश्चन आता है। जैसे कह देगा कि किसी कोष के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या तथा उसका वितरण दिखाइए। किसी कोष के लिए अगर पूछ लेता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसका वितरण दिखाइए। जैसे देखो अगर का क्वेश्चन कह देता है n बराबर 2 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका वितरण दिखाइए। ध्यान देना क्या बोला। क्वेश्चन देता है n बराबर 2 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसका वितरण दिखाइए। वितरण क्या करिए, दिखाएं। ठीक है ना। अब एक चीज देखेंगे, n बराबर 2 की बात हो रही है तो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। आप देखोगे सॉल्यूशन में, देखोगे क्या करोगे, आपको मालूम है किसी कोष में क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² होती है। यानी कि n बराबर 2 है ना, 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर कितने के, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे किस प्रकार से दिखाएंगे, ये भी आप ध्यान देंगे। n बराबर 2 में आप देखोगे n बराबर 2 के लिए l के 2 मान होंगे, एक 0 होगा। ऐसा देखो n बराबर 2 के लिए आपको मालूम है l के 2 मान होंगे, एक तो 0 होगा और l बराबर 1 होगा। ठीक है। l बराबर 0 ये किसको प्रदर्शित करता है, यस कोष को। यस कोष में कई इलेक्ट्रॉन, 2। और l बराबर 1 किसको प्रदर्शित करता है, l बराबर 1 किसको प्रदर्शित करता है, पीप कोष को। और पीप कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। और प्रत्येक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2। 1 2 3 4 5 और 6। देखो आ गया, आपसे बताया गया ऐसा ले लें, इधर करने साथ देख लीजिए l बराबर 1। ठीक है ना। l बराबर पी कोष को, l बराबर 1 ये क्या है, एस कोष को आपको मालूम। इस तरीके से अगर क्वेश्चन देता है कर लोगे। इसी रूप में अगर एक क्वेश्चन और दे दूं, कहा देता है n बराबर 3 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उसे दर्शाइए। क्या बोला मैंने, n बराबर 3 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उसका वितरण दिखाइए। ठीक है ना। n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए, ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, वितरण दिखाइए। आप देखोगे n बराबर 3 की जैसे बात होती है तो आपको मालूम है किसी उप कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² होता है। बराबर है करोगे
2 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर 18 इलेक्ट्रॉन है, बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखोगे यहाँ पर दिखाना है भाई, तो n बराबर 3 के लिए l के 3 मान होंगे 0, 1 और 2। देखो l बराबर 0 किस कोष को, s कोष को, l बराबर 1 किस कोष को, p कोष को, p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, l बराबर 2 किस कोष को, d कोष को, d कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और प्रत्येक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, 2 देखें 8 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन देता है कि फला n बराबर फला के लिए उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हें व्यवस्थित करें, या आपसे कह देता है इनको या इनका वितरण दिखाइए, तो दिखा लेंगे ना। बात में आया, क्लियर हुआ? देखें देखें आया, कंफर्म हुआ। अब आपको पाउली अपवर्जन नियम भी आपको बता दिया गया, हुंड का नियम के बारे में आपको बता दिया गया है ना, और इस पर n+l नियम भी आपको क्या है बता दिया गया, इसके अनुप्रयोग भी आपको क्या है बता दिए गए। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, क्वेश्चनों पर चलते हैं। आप जैसे कुछ क्वेश्चन पे आप जो पढ़े हुए हैं उन पर हम ध्यान देंगे, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग पर बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग क्या है पर बताया भी जा चुका है, ठीक है ना। आया जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग आ जाओ, इसी को बता देता हूँ, ठीक है ना, बताया हल्का सा। देखो अब इसमें आपको देखेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग क्या होता है, नंबर 1 जो होता है तत्वों का वर्गीकरण करने में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट में, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण करने में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, तत्वों का क्या करने में, वर्गीकरण करने में, ठीक है ना। तत्वों का वर्गीकरण कैसे करोगे, किस प्रकार से करोगे? देखिए मैंने आपसे बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह हम ज्ञात कर सकते हैं कि तत्व सामान्य तत्व है, संक्रमण तत्व है, अंतर संक्रमण तत्व है, या शून्य वर्ग का तत्व, ठीक है ना, या शून्य वर्ग का तत्व। इसी पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला आप देखेंगे यहाँ पर पहले, ठीक है, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अक्रिय तत्वों को देखते हैं। क्या बोला मैंने, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N2 और Np6 होता हो, है ना, Np6 होता है, वह अक्रिय तत्व कहलाता है।
वह अक्रिय तत्व कहलाता है। आया? हीलियम को छोड़ करके, ध्यान देना, जैसे आप देखो हीलियम को छोड़ करके मैंने कहा ना, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, इसे छोड़ करके भाई, ठीक है ना। अब यहीं पर नियान पे आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 1s2 2s2 2p6, देखो NF2 NP6 आए। आर्गन पे आ जाओ भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, NS2 NP6, n के मान दोनों समान है ना। इसी तरीके से क्रिप्टॉन पे आ जाइए भाई, 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, 4s2 3d10 एंड 4p6, देखो NS2 NP6। आउटर सेल तो यही है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, अक्रिय तत्व कन्फर्म, लेकिन हीलियम को छोड़कर। अगला देखिए, मिटा दें, देखो मिटा दें। अब देखोगे दूसरा क्या होता है, निरूपक तत्व किसे कहते हैं। क्या बोला मैंने, निरूपक तत्व किसे कहते हैं, यानी कि जिन तत्वों का एक बाह्य कोशपूर्ण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं। यानी कि ट्रिपिकल एलिमेंट क्या कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। क्या बोला मैंने, दूसरा मैंने बोला क्या, प्रारूपिक, ट्रिपिकल बोलते हैं अंग्रेजी में, या निरूपक, किसी को कहते हैं ट्रिपिकल, निरूपक तत्व। आपसे आता है प्रारूपिक या निरूपक तत्व किसे कहते हैं, जिन तत्वों के एक बाह्य कोशपूर्ण होते हैं। मैंने क्या बोला, जिन तत्वों के एक बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं, उन्हें निरूपक या प्रारूपी निरूपक तत्व कहते हैं। ट्रिपिकल एलिमेंट हो गया। जैसे आप देखो भाई, एक बाह्य कोशपूर्ण कब माना जाता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। बाह्य कोशपूर्ण कब माना जाता है, जब NF2 और NP6 हो जाए तो क्या माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। यानी कि जहां पर NF2 और NP6 S और P को मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वह पूर्ण माना जाएगा। यदि इससे कम रहेगा तो पूर्ण नहीं माना जाएगा, ये ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखो, यहाँ पर एक जो भी आपके यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे सोडियम आ गया, 11 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो ये पूर्ण है और ये क्या अपूर्ण हो गया। क्यों पूर्ण है, मैंने क्या कहा, NS और NP के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ो, जोड़ने पर यदि 8 या 18 आ जाए, 18 क्या ऐसा भी कर सकते हो, NS NP को जोड़ने पर 8 हो जाए, या ऐसा कर दो NS N-1 D और NP को जोड़ने पर 18 आ जाए। बरसों घन श्याम इसी बन में, बरसों घन श्याम इसी बन में, सो घन श्याम इसी बन में। आप देखो, ठीक, देखो एक ही आया, यहाँ पर भरा कि नहीं भरा, इसी रूप में आ जाओ। मान लो एक आपका बेरियम ले लेता हूँ, 56 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 है, 5s2 4d10 और 5pp निकला।
2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 6 54 और 54 और 2 56। अब देखो भरा कहाँ है भाई, देखो NF2 NP इन दोनों को मिला दो है 6 जो 8 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया। इसके पहले वाले को मिला दो, देखो इसके पहले वाले को मिलाओ 4S 4P यहाँ पर 4S और चौथे कोष में 10 6 16 2 18 ये 18 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया, बोलिए आया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आप मान लिया जाए आयोडीन ट्रिपल ले लेता हूं, देखो 1F2 2F2 2P6 3F2 3P6 4F2 3D10 4P6 5F2 4D10 और 5P गिनना पड़ेगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 33 पर 5। अब देखो ध्यान देना, देखिए 4 ये 5 है ना, 4 वाला देखो भरा है कि नहीं भरा है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, देखो 10 2 12 6 18 देखो देखो ये 10 हो गया 10 2 10 6 16 2 18 इन तीनों को मिलाकर यानी NS का N-1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल 18 के लिए गिना 2 2 6 8 10 18 और NS पे आ जाओ भाई, NS का ये NS में देखो भरा है कि नहीं भरा है, 2 5 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अर्थात ये क्या है एक बायकोषपूर्ण है ना। ये सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, निरूपक तत्व कहलाते हैं। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। तो निरूपक तत्व में याद रखिएगा निरूपक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मिटा दे इसको डायरेक्टली देख रहा हूं। निरूपक तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सुन लेना, वह NS 1 2 2 से P 1 2 1 2 1 2 1 2 6 तक होता है। लेकिन जब 8 हो जाएगा तो शून्य वर्ग का तत्व कहला गया, बता दूंगा ठीक आया। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, देखो अगर कह देता है NF2 N-1 D10 NP3 ये किस वर्ग का तत्व है, आप बोलोगे निरूपक तत्व। क्यों, ये तो N-1 D अंदर का भरा ही होगा, बायकोष तो यही हुआ, इसमें 3 2 5 हो गया ना। ये किस वर्ग का तत्व होगा, 5वें वर्ग का तत्व होगा और 2 बायकोषपूर्ण होने के कारण यह क्या कहलाएगा, निरूपक तत्व कहलाएगा या प्रारूपिक तत्व। कन्फर्म, जिनके एक बायकोषपूर्ण होते क्या कहलाते, प्रारूपिक तत्व कहलाते। बात कन्फर्म, क्वेश्चन भी करते रहिए तब मजा आएगा। देखो अगला होता है भाई संक्रमण तत्व। क्या बोला मैंने, संक्रमण तत्व। वैसे भी प्रारूपिक तत्व में चीज ध्यान देना, जो प्रथम ए फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए है ना, फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स ए सेवेंथ ए वाले जो तत्व होते हैं ये सभी के सभी निरूपक तत्व। कन्फर्म आया। अब इसी में अगला होता है संक्रमण तत्व। क्या है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जिन तत्वों का 2 बायकोषपूर्ण हो, जिन तत्वों का क्या है
दो बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। आया? ऐसा है, फर्स्ट बी से लेकर के, यानी फर्स्ट बी से लेकर के यथ वर्ग तक जो भी तत्व आते हैं, है ना, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है। अब सवाल होता है यहाँ पर, संक्रमण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के कैसे दोस्तों, यानी संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 0 से लेकर के N-1 D1 to 10 तक होता है। ध्यान देना, है ना? आया? इस चीज को ध्यान दिएगा, बात बराबर। जैसे अगर कोई तत्व ऐसा दे दिया गया, लिख दिया गया NS2, या ऐसा देखिए 4S2 और 3D5, है ना? एक कितने वर्ग का तत्व है? देखो, इसमें दो बाह्य कोशपूर्ण है, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? तीसरा तो भरा होगा ना, यानी 3S2 भी होगा, 3P6 भी होगा। देखो 6 2 8 5, ये 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, न तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, न इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता पूर्ण मान लिया जाता। 18 इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, इन वे बाह्य कोश जिसमें 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पूर्ण माने जाते हैं, बाकी क्या होते हैं? अपूर्ण माने जाते हैं। बात समझाया? ये तत्व क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व कहलाएंगे। बात क्लियर? जैसे आपको मालूम है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, ये सारे के सारे तत्व क्या? संक्रमण तत्व हैं। इसी तरीके से वाइट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, ये भी सारे तत्व क्या है? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्वों के बारे में आपको बताया गया, कन्फर्म। इसी प्रकार से अगला होता अंतः संक्रमण तत्व। क्या है? देखिए, अगला क्या है आपका? आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या है अगला? क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व। सुनिए, जिन तत्वों के 3 बाह्य कोशपूर्ण होते हैं, 3 बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं, उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना? ये ट्रांजिशनल एलिमेंट रहा, और ये आपका क्या है? इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट है। ये आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट है, और ये क्या? इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। यह ब्लॉक वाले तत्व जितने हैं क्या है? यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन, यदि देखो, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन यफ उपकोष में प्रवेश करे, यफ उपकोष में प्रवेश करता है तो वह आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है। तो क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है ना? और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या लिख सकते हो? यहाँ पर क्या लिखोगे? यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन या ड्यू कोश में प्रवेश करे, क्या है? यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है? हाँ,
देखिए क्या बोला, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऊपर कोश में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कौन सा तत्व कहेंगे, संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते। कन्फर्म, क्लियर हुआ, नोट कर ले, नोट कर ले। ये आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग हैं। अब इसी रूप में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बताया जाएगा, जिन देखो डी ब्लॉक वाले तत्व जो होते हैं ये परावर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जो आपके ए ब्लॉक के तत्व होते हैं, है ना, ए ब्लॉक के तत्व ए परावर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शन की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है। बात करें बात क्लियर हुआ। अब इसको आप जब ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाएंगे आगे, उसी में इसको आप लोगों को बताया जाएगा ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। ठीक, तब तक आप देखते रहे, चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मस्त रहिए, गाना गाते रहिए और खुश रहिए।